हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिस्ट्री की यूनिट 3 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, तो इस बार हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। इस सभ्यता के 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये सबको ही पता होता है। 1921 में जब पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला और अगले ही वर्ष एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तब ये सोचा गया कि ये सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। तब इस सभ्यता का संकेत देने के लिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। परंतु जब बाद के वर्षों में ये प्रमाणित हो गया कि ये सभ्यता सिंधु घाटी तक ही नहीं, सिंधु घाटी की सीमाओं से भी दूर दूर तक फैली हुई है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे इलाकों तक फैली है। तब इस सभ्यता को संकेत देने के लिए उस शब्दावली को अपर्याप्त सिद्ध हुई। हड़प्पा स्थल के नाम पर जहाँ शुरू में इस सभ्यता को पहचाना गया, सो इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस सभ्यता को हड़प्पा नाम क्यों दिया गया। क्योंकि इसके जो प्रथम अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा क्षेत्र में पाए गए हैं, और जो 2 प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे जिनका नाम था रखलदास बनर्जी और दयाराम सैनी ने पंजाब में स्थित हड़प्पा और सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो में इस सभ्यता के अवशेष खोजे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ये इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20-20 नंबर में बन के आता है। तो मैंने आपको बहुत सारे इसके पॉइंट्स बताए हैं, आगे की वीडियो में आप देखोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, तो इसको कहीं पे स्किप मत करना। और मैंने ये नहीं है कि 1-2 पॉइंट्स बताएं, इसके पॉइंट्स भी बहुत सारे आपको अवेलेबल करवाए हैं, तो और अच्छे से समझाया भी है आगे, तो इसको स्किप मत करना। हम फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं, नगर एवं भवन निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता की ये सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। ठीक है, जो सभी प्रमुख नगर थे जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, ये सभी जो नगर थे वो नदियों के तट पर ही बसे थे। इन नगरों में क्या किया जाता था, चारों ओर परकोटा दीवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि मैंने एक पॉइंट डाला, उसके सब पॉइंट्स बना के उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप पेपर में भी ऐसे ही करना। ठीक है, प्रत्येक नगर में चौड़ी और लंबी सड़कें थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे को शहर तक जोड़ती थी। ठीक है, तो लोग शहर भी मतलब सड़कों से होते होते शहर भी निकल जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवन के अवशेष भी मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी हमको प्राप्त भवनावशेषों से होती है। इनके द्वारा जो निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था होती थी, इसके भी सबूत हमको मिले हैं। भवनों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया जाता था। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनाई जाती थी। रसोई घर, स्नान घर, आंगन एवं भवन कई मंजिल के होते थे। दीवार ईंटों से बनाई जाती थी और भवन घर में कुएं भी बनाए जाते थे। लोखल में ईंटों से बना एक हौज भी मिला है। ठीक है, तो मैंने देखा आपको एक पॉइंट बना के दिया, उसके बहुत सारे सब पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, अब ये मे भी बहुत कम है, बट इसको थोड़ा सा आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आगे जो भी मैंने और पॉइंट्स बनाए हैं उसके साथ आप लिखोगे, तो आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसी वीडियो से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं विशाल स्नानघर की।
मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानघर मिला है जो अत्यंत भव्य है। स्नानकुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई भी की जाती थी। स्नानघर के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया जाता था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीते जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। कुछ अन्न भंडार भी मिले हैं। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में दोनों ओर 6-6 की पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष भी मिले हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर व 7 मीटर चौड़ाई होती थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जलमार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार ही राजकीय कोषागार का मुख्य रूप थे। अब बात करते हैं हम जल निकास प्रणाली की। ठीक है। ये भी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी की जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियाँ बनी हुई थी। मकानों की नालियाँ सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी। ठीक है। ऐसी सुविधा में बनाई जाती थी वो। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की भी व्यवस्था थी। इन्हें साफ करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे या नलकूप बने हुए थे। इस नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। मतलब कि वो नालियों में कूड़ा करकट जमा नहीं होता था, तो वो बिल्कुल साफ़ भी रहती थी। और समय समय पर जब साफ़ होती रहती थी तो नालियों का जो भी वो रुकती नहीं थी, तो वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जो फ्लो होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। नालियों के मोड़ों और संगम पर ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह हड़प्पा वासियों ने भी लेखन कला का विकास किया। ठीक है। इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए। कुछ विद्वानों ने क्या किया, इसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया, परंतु वो भी उसको नहीं पढ़ पाए। इस लिपि का द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। हड़प्पा की लिपि को चित्रलिपि भी माना जाता है। इस लिपि में हर अक्षर एक चित्र के रूप में किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतीक होता है। ठीक है। लगभग 400 ऐसे चित्रलेख देखने में आए हैं। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी में से आपका पेपर के लिए क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ठीक है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।